जय हिंद। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीड्यूर्स फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे संविधान को, भारतीय संविधान को स्पेशली कहा जाता है एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग जो सजीव हो, जो चलता फिरता घूमता बढ़ता घटता हो। नॉन लिविंग वैसे जो कि निर्जीव हो, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, जिसमें लाइफ नहीं है, वो नॉन लिविंग। जिसमें लाइफ है, जो जिंदा है, जो जीवित है, ठीक है, जो परिस्थितियों के अनुसार ढलता है, वो लिविंग है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। लिविंग डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर बड़े हो सकते हैं, घट सकते हैं, उसमें संशोधन लाए जा सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि प्रोसीड्यूर्स फॉर अमेंडमेंट, ठीक है, जो अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्या विधि है, क्या प्रोसीड्यूर्स है अमेंड करने का। देखिए, हमारा संविधान जो है जब बन रहा था ना, तो उस वक्त मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ ये बातें कि हमारा संविधान के निर्माण के समय 60 से भी अधिक कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक जो भी उस वक्त के संविधान अवेलेबल थे उससे गुजरा गया, उसका विश्लेषण किया गया। उसके बाद जो अच्छे अच्छे प्रोविजन थे उसे एसिमुलेट करने का प्रयास किया गया, उसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। ठीक है, उससे थोड़े मॉडिफिकेशन के बाद। तो ठीक उसी प्रकार हमारा संविधान को ना कह सकते हैं ना कि कुछ ब्रिटेन से भी लिए और कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी लिए। तो हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है, इसके जब हम लोग फीचर पढ़ रहे थे, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। मतलब हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, यह दोनों का एक मिश्रण है, सिंथेसिस है। हमारा संविधान जो है ब्रिटेन की तरह लचीला भी है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह कठोर भी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना अपने आप में लोहे के चने चबाने जैसा है और ब्रिटेन में बहुत ईजी है। ठीक है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। इज दैट क्लियर? तो अब जितने भी जैसे समय और परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे एक समय था 1947 के समय जब आज़ाद हुआ भारत, तो उस वक्त जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्हें आईटी रूल्स या आईटी एक्ट के बारे में उतना नहीं पता था, क्योंकि लोग पत्र लिखा करते थे, डाक द्वारा जो है संवाद होता था। अब क्या है, अब है टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, 5G नेटवर्क, ये वो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी आ गया, डाटा है। उस वक्त डाटा क्या होता था किसे क्या पता, अब तो डाटा को लोग न्यू वाइल मानते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं समय और परिस्थितियों के साथ चीजें बदलती जाती है। तो संविधान निर्माता ने यह प्रावधान किए कि जैसे जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, तो नए रूल्स, नई रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट को एक अधिकार दिया, वह है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अधिकार। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ पावर है कि वह चाहे तो संवैधानिक के जितने भी प्रावधान हैं उसमें संशोधन ला सकता है। उसको कुछ एक ऐसे प्रावधान है या कुछ ऐसे बिल हैं जिसे वो रिपील कर सकता है, कुछ उसमें इंक्लूड कर सकता है, कुछ ऐड कर सकता है। तो एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में समय और परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस के साथ जैसे चीज़ें बदलती हैं मनुष्य की, और एक कह सकते हैं इस सिटीजन मतलब इस देश के सिटीजन के एस्पायरेशन, ड्रीम और नेसेसिटी भी चेंज होती है, और उस अकॉर्डिंग हम अपने लॉ को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह प्रावधान दिया गया संविधान के अंतर्गत ही कि हम संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन संविधान के संशोधन के समय ये आखिर केशवानंद भारती केस में यह इंटरप्रिटेशन आया सुप्रीम कोर्ट का कि हम जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। वी कैन अमेंड ईच एंड एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वी कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया, ठीक है, 1973 ऑन केशवानंद भारती केस, तो ये एक कह सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। एनीवे, जैसे पार्लियामेंट जो है रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ द पीपल, जितने भी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्लियामेंट जो है
दे आर द बिल ऑफ द पीपुल, दे रिप्रेजेंटिंग द बिल ऑफ द पीपुल। वो पूरे लोगों की, इस देश के सिटीजन के एक इच्छा शक्ति को जाहिर करता है। कोई भी सरकार चुनी जाती है तो लोगों की इच्छा के अनुरूप ही चुनी जाती है और वो फिर अमेंडमेंट लाती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस प्रकार से लाई जाए। देखो, मैं संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी लॉ की नहीं, जो कॉमन लॉ है उसकी बात मैं नहीं कर रहा। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का अमेंडमेंट और संशोधन, तो उसके क्या प्रोसीड्यूर्स हैं, क्या विधि हैं, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है कि प्रोसीड्यूर्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368। मैंने पहले ही बताया, अनुच्छेद 368 के तहत वह विधि, वह प्रोसीड्यूर्स तय किए गए हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे इन पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? तो इसमें प्रमुख 7-8 पॉइंट है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट है इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। कोई भी संवैधानिक संशोधन, कोई भी संवैधानिक संशोधन बिल, अगर कह सकते हैं कि को, या फिर कोई भी ऐसे प्रावधान, प्रोविजन या कोई भी ऐसे एक्ट या बिल को अमेंडमेंट करना है, उसमें अमेंडमेंट लाना है, तो वो एक बिल की तरह इनिशिएट किए जाएंगे आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी जो है एज अ बिल के तौर पे उसकी शुरुआत की जाएगी। ये पहला मतलब पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट है कि बिल इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। देखिए, बहुत सारे ऐसे संशोधन होते हैं कि जो कि प्राइवेट मेंबर के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, चाहे वो अपोजिशन मेंबर हो या फिर रूलिंग पार्टी के मेंबर, वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्राइवेट मेंबर को भी अधिकार दिया गया है। भाई, वो भी तो आखिर एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी जनता के बिल, मतलब एक प्रकार से जनता की इच्छा शक्ति, जनता की ड्रीम, जनता की एस्पायरेशंस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है उनके कंस्टिट्यूएंट कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों ने कुछ मांग रखी हो, उसको लेकर वो संसद में अपनी बातों को, अपनी पक्षों को रखने के लिए वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ संवैधानिक प्रावधानों की बात हो रही है, तो संविधान में संशोधन जो है प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी और जो सरकार के मंत्री होते हैं उनके द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक है, एंड नॉट रिक्वायर प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इस संवैधानिक संशोधन में प्रेसिडेंट का प्रियर परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ पॉइंट 3, बिल पास्ड बाय ईच हाउस। देखिए, जो संविधान, इसको गौर से समझने का प्रयास कीजिए। जो संवैधानिक प्रावधान होंगे उसमें जो बिल होगा उनको दोनों सदनों से पारित करना होगा। कई बार देखते हो कि आपको यह मतलब कहते हुए सुनाई देता है कि अगर दोनों सदनों में डिफरेंसेस आ जाए, या एक सदन पारित कर दिया, दूसरा सदन में अटका हुआ है, या कोई अपर हाउस पारित कर दिया, लोअर हाउस में अटका हुआ है, इन डेट केस कई बार ऐसे टीचर बताते हैं कि उस परिस्थिति में दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, तो वो ऑर्डिनरी लॉ में होता है। संवैधानिक संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो ऑर्डिनरी लॉ के लिए। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि बिल पास्ड बाय ईच ऑफ द हाउस, भैया स्पेशल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी के तहत बिल को पारित कराना होगा। क्लियर हो गया? एंड स्पेशल मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोट। कम से कम तो 50% मेंबर दोनों सदनों में, लोअर हाउस में भी 50% से अधिक मेंबर, अपर हाउस में भी 50% से अधिक मेंबर्स, ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए और वोट दे। वोट देने का मतलब है पक्ष और विपक्ष वो मैटर नहीं करता, लेकिन उतना क्वोरम होना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। इस पॉइंट पे गौर कीजिए, दोनों सदन को बिल जो है सेपरेटली पारित करना होगा, इसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। एंड इफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। अगर किसी भी परिस्थिति में दोनों सदनों में कह सकते हैं डिफरेंसेस हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए, कि जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में अटक गया, या राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा में अटक गया, इन दैट केस देयर इज नो प्रोविजन ऑफ joint sitting of the both the house to pass the constitutional amendment under article 368. ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ पॉइंट नंबर 5, if the bill seek to amend federal provision,
सभी को मालूम है कि भारत फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है, भारत में संघवाद की अवधारणा है, ठीक है। तो अगर कोई संघ से संबंधित ऐसे नियम हैं, ऐसे प्रावधान हैं जिसको कि मतलब कोई भी बिल संघवाद की अवधारणा में कोई संशोधन लाना चाहता हो, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन लाना चाहता हो, इन दैट केस, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। हाफ ऑफ द स्टेट कहने का मतलब है कि जैसे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में जो भी है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, मणिपुर है, नागालैंड है, गोवा है, ठीक है, सिक्किम है, तो जितने भी राज्य हैं ना 28 में से कम आधे से अधिक किस परिस्थिति में, अगर वह कोई संघवाद फेडरल स्ट्रक्चर में कोई या फेडरल से संबंधित कोई प्रोविजन, ऐसे प्रावधान हो, उसमें संशोधन लाया अगर जा रहा है, तो हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन कह सकते हैं लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा में उसे पारित करना होगा, उसे रेक्टिफाई करना होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इन बातों पर ध्यान रखें। अब है छठा कि द प्रेसिडेंट मस्ट गिव, एक एक बात भी ध्यान दो, यहां कई बार यहां लोग गलती कर देते हैं। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, एसेंट मतलब सहमति, अनुमति, जो लास्ट में हस्ताक्षर करते हैं ना, कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक कि उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। मतलब अंतोगत्वा सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही, चाहे नॉमिनल हेड ही क्यों ना हो। लेकिन कोई जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है तो इंदिरा गांधी ने कह सकते हैं इसमें एक संशोधन लाया गया था, जिसमें कहा गया कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, संवैधानिक संशोधन आता है, उसमें प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। वैसे संवैधानिक संशोधन कई बार देखते हो, सुने हो कि प्रेसिडेंट को तो वीटो पावर है, वह बिल को चाहे तो वापस कर सकते हैं, बिल को चाहे तो अपने पास होल्ड पर रख सकते हैं, उसमें हस्ताक्षर नहीं करे, बस बिल को होल्ड पर रखने दो एक लंबे समय तक। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो एक्ट नहीं बनेगा, वो पारित नहीं समझा जाएगा, एक प्रकार से उसको वो इन्फोर्स सरकार नहीं करा सकती। लेकिन जो संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, और जो कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित किया जा रहा है, या फिर जो बिल, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू इनिशिएट किया गया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन दैट केस द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को उस बिल में हस्ताक्षर करना ही होगा, यह बाध्य है। ऐसे जो ऑर्डिनरी बिल हो सकते हैं उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंसिव वीटो लगा दे, एब्सोल्यूट वीटो लगा दे, या कह सकते हैं रिटर्न कर दे रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन संवैधानिक संशोधन में ऐसा वो नहीं कर सकते। और आगे है कि नाइदर विथहोल्ड नॉर रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन टू ऑफ द पार्लियामेंट, और ना ही वो विथहोल्ड कर सकते हैं और ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप इससे फिर से इसका जो है निरीक्षण करें और इसमें कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट अंडर आर्टिकल 368 इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोई ऑर्डिनरी लॉ आता है, कोई सामान्य सा बिल आता है, तो वो प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, पार्लियामेंट को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो लगा सस्पेंशन में रख सकते हैं, बट ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही मस्ट गिव द एसेंट टू द बिल। लास्ट में है आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट द बिल बिकम्स एक्ट, और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते और उनकी सहमति के बाद बिल जो है एक्ट बन जाएगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोसीड्यूर्स फॉर अमेंडमेंट। इसमें कहीं अगर कोई ना आपको कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा, कमेंट बॉक्स में पूछो, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारे आप इसमें जो है बहुत सारे जो है चाहे प्रेसिडेंट वाले स्टेटमेंट को लेकर, ठीक है,
सेपरेट डिसएग्रीमेंट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी से कन्फ्यूजन होता है उनको भाई कि इसमें तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, प्रेसिडेंट को तो एकदम नेसेसरी नहीं है कि वो वीटो भी कर सकते हैं, सस्पेंशन भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधानों का संशोधन की बात है। अनुच्छेद 368 के तहत यह उठाया गया या फिर इनिशिएट किया गया बिल होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, कोई इसमें लंबा चौड़ा मतलब समझने की जरूरत नहीं। मतलब इतना याद करना कि जो भी संवैधानिक संशोधन होंगे उसमें प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होगा, मस्ट है। ठीक है, इसमें कोई सेपरेट जो है डिसएग्रीमेंट अगर हो जाता है दो सदनों के बीच तो कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, सेपरेटली दोनों को पारित करना होता है, ईच हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसीड्यूर्स हम लोगों ने समझा। ठीक है, so that's all. If you're the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.